अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान और आज हम जॉन मिल्टन पे या एज ऑफ मिल्टन पे बात करेंगे। जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें हम उसके पर्सनल लाइफ को थोड़ा टच करेंगे क्योंकि ये उसकी बायोग्राफी नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़ी स्टूडेंट्स को तो हम उस पर पूरी बायोग्राफी उसकी बनाएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ उसका ताल्लुक़ लिटरेचर के साथ जो था उस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जॉन मिल्टन की पैदाइश 1608 को हुई थी और ये वो वक्त था जब शेक्सपियर के प्लेज, ड्रामाज और उसकी पोइट्री या शोहरत पूरे ब्रिटेन में जाना जाता था। लोग उसे लिटरेचर के ज़रिए बहुत जानते थे। और फिर इसके पैदाइश के 6-8 साल बाद वो मर गए 1616 में। लंदन में ही इसकी पैदाइश हुई थी, ब्रिटेन में, और फिर इसकी वफ़ात जो है वो भी इंग्लैंड में ही हुई थी, यूके में, 1674 में। इसकी पूरी एज तकरीबन 60-65 साल बनती है। जॉन मिल्टन ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियाँ की थी दोस्तों। पहली जो शादी थी वो 1642 में की थी मेरी पॉल के साथ, लेकिन 1652 तक वो रही 10 साल और फिर उसमें डिवोर्स हो गया। फिर कैथरीन वुडकॉक से उसकी शादी हुई इसके 4 साल बाद 1656 में, और फिर वो जुदा हो गए 1658 में। तीसरी शादी इसकी एलिज़ाबेथ मेंशल से हुई थी, जो कि ये ओवर एज भी थे, काफ़ी बूढ़े थे, 1662 में, और फिर ये इसके डेथ तक रही थी। और लास्ट मैरिज में ये काफ़ी खुश भी थे एलिज़ाबेथ के साथ। दोस्तों, अगर जॉन मिल्टन के एज को देखा जाए तो कहा जाता है कि ये 1600 से स्टार्ट है और 1660 तक जल रही थी। लेकिन इसके वर्क्स जो है वो 1629 में फर्स्ट वर्क जो इसका शाया पब्लिश हुआ था, लेकिन वो फेमस बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए हम कहेंगे कि एज ऑफ मिल्टन जो है वो कैरोलिन एज के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होती है, जो कि चार्ल्स द वन को जब एग्जीक्यूट किया गया 1649 में, और फिर 1660 तक एज ऑफ मिल्टन चल रहा था। उसके बाद फिर रिस्टोरेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन कहा जाता है कि मिल्टन जो है ये एक स्पिरिट था या सोल था ऑफ रेनेसा एंड रिस्टोरेशन बोथ एजेस। ये रेनेसा में भी काम कर चुका है और फिर रिस्टोरेशन में भी, जॉन ड्रेटन के एज में भी काम कर चुका है। और ये भी कहा जाता है कि ये इंग्लिश लिटरेचर में वाहिद पोइट है जो कि बहुत डीपली रिलीजियस भी थे और एक ग्रेट आर्टिस्ट भी थे। एक साथ दोनों चीज़ें एक शख्स में कहा जाता है कि इम्पॉसिबल है। या तो वो एक अच्छा आर्टिस्ट होगा, शायर वगैरह, पेंटर होगा, या फिर वो एक रिलीजियस बंदा होगा, डीपली रिलीजियस बंदा। दोस्तों, उन्होंने सबसे पहला जो फेमस और अच्छा मास्टरपीस वर्क था उनका, वो उन्होंने 21 साल में लिखा था, ऑल ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, जो कि जीसस क्रिस्ट के बारे में है। और ये 1629 में इन्होंने पब्लिश किया था। ये नेचर से भी मोहब्बत में था, इसलिए जो इसके अर्ली वर्क्स है, ला एलेग्रो या पेनसिरोसो जो है 1629 में जो, या इसके इर्द गिर्द 32 में पब्लिश हुए थे, वो हमें ब्यूटी ऑफ नेचर दिखाती है। इसके अलावा दोस्तों, जॉन मिल्टन के जो सबसे फेमस या मोस्ट फेमस वर्क्स है इंग्लिश लिटरेचर में या पूरी लिटरेचर में जो अभी तक समझे जाते हैं, वो पैराडाइज लॉस्ट है और पैराडाइज रीगेन है। दोस्तों, 1660 के बाद रिस्टोरेशन जब स्टार्ट हुई और जेम्स द सेकंड आ गए बादशाहत के लिए फ्रांस से, तो तब ये प्राइवेट लाइफ की तरफ फिर से मुतवज्जो हो गए और उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी जो कि 1667 में पब्लिश हुई थी, और फिर पैराडाइज रीगेन लिखी जो एक रिलीजियस वर्क है, ऑब्जेक्टिविटी है उसमें, वो 1671 में उन्होंने लिखी थी, जो कि एक रिप्लाई दी है उसने पैराडाइज लॉस्ट का। इसके अलावा दोस्तों, कहा जाता है कि ये प्यूरिटनिज्म में सबसे अच्छे इंसान कहलाते हैं जॉन मिल्टन, क्योंकि प्यूरिटन जो थे वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत, जिसकी एज स्टार्ट होती है 1620 से 1660 तक। वो स्टाउंच क्रिश्चियन कहलाते हैं, प्रोटेस्टेंट थे वो, और बहुत ही सख्त लोग थे अपने मजहब के लिहाज से। ड्रामा वगैरह को भी बंद किया था, वो समझते थे कि ड्रामा इज़ नॉट अलाउड इन क्रिश्चियनिटी। तो ये जो मिल्टन थे ये भी एक प्यूरिटन थे, लेकिन ये एक ह्यूमनिस्ट भी थे। और ये भी कहा जाता है, क्रिटिक्स कहते हैं कि आउटसाइड ड्रामा ये शेक्सपियर से के बाद बहुत बड़े ग्रेट इंसान हैं। डेविड डेजस कहते हैं कि ये एक लवली और डेडिकेटेड फिगर थे 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में। इसके अलावा विलियम हेले कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट आथर जो है
وہ جان ملٹن ہے، اور انہوں نے ایک پروز بھی لکھا تھا 1670 میں ہسٹری آف برٹن کے نام سے۔ اس کے علاوہ میتھیو آرنلڈ دوستو، جو کہ ایک فیمس کرٹک ہے 19 سینچری کے، وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر آف گرینڈ سٹائل ہے جان ملٹن۔ دوستو جان ملٹن جو ہے اسے ٹاورنگ فگر آف ریسٹوریشن ایج بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو رینیسانس چل رہا تھا اس میں بھی ایک ٹاورنگ فگر تھا وہ۔ انہوں نے کلاسیکل ایپک ٹریڈیشن فالو کیا تھا گریک اور لیٹن کا۔ اس کا سٹائل اگر دیکھا جائے پیراڈائز لوسٹ اور ریگیڈ میں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا سٹائل بہت پرانا ہے، لیکن اس کے سٹائل میں ڈیفرنس ضرور تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں ہی ایک ٹریڈیشن تھا، اور اس کا جو سٹائل ہے اسے ملٹونک سٹائل کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ڈیپ انسان تھے، دا موسٹ اسکالرلی پرسن آف ہز ایج تھے، اور ایک سٹاؤنچ کرسچن بھی تھے، پیورٹن جسے کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہیومینسٹ اور ایک لبرل پرسن بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایج آف ملٹن میں پروز میں جو سب سے زیادہ کام کیا تھا وہ تومس براؤن نے کیا تھا دوستو۔ تومس براؤن ایک رائٹر تھا اور ایک فزیشین، ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ اس کے فیمس ورک جو ہے وہ ریلیجیو میڈیسی ہے، جس کا مطلب ہے دا ڈاکٹرز ریلیجن، جو کہ 1642 میں پبلش ہوئی تھی، اور انہوں نے سائنس میں اور آرٹس دونوں میں مکسچر بنا کے اس پہ کام کیا تھا، اس ورک پہ۔ اس کے علاوہ سوڈوڈوکسیا ایپیڈیمیا ہے جو 1646 میں پبلش ہوئی تھی، جو کہ ایک سائنٹیفک ورک ہے جس میں ویجیٹیبلز وغیرہ، وٹامنز اور ان چیزوں کی باتیں ہوئی ہے۔ اور تھرڈ جو اس کا فیمس پروز ہے وہ ہائیڈروٹیفیا آر آن بوریل ہے، جو کہ 1658 میں پبلش ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی پروز رائٹرز ہیں، جس طرح ولیم چیلنگ وورتھ ہے، اوون فیلہم ہے، یا جیمز ہول وغیرہ ہے، لیکن اس کے ورکس اتنے فیمس نہیں ہے۔ سو آئی ہوپ کہ ایج آف ملٹن یا ملٹن کی بایوگرافی کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ہمیں مل گئی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ٹاپک ہو جس میں مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیں، میں کوشش کروں گا کہ اس پہ ویڈیو بنا دوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔